मेरे बेटे, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और उसमें सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी। एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी एल्कलाइन अर्थ मेटल से अधिक होती है। और इसका कारण ये है कि जो जितनी आसानी से कैटायन बना देगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, और आसानी से वो कैटायन बनाएगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो उसका रीजन ये है, ड्यू टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkaline earth metals। एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन निकालकर M+ आयंस बनाती हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर M2+ आयन बनाती हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी देखें तो Li से ज्यादा रिएक्टिविटी होगी सोडियम की, लिथियम से ज्यादा होगी सोडियम की, उससे ज्यादा होगी पोटेशियम की, उससे ज्यादा होगी रुबिडियम की, उससे भी ज्यादा होगी सीजियम की। और इसका रीजन ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। बिल्कुल इसी तरीके का ऑर्डर होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। बेरिलियम से ज्यादा रिएक्टिविटी होती है मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा होती है कैल्शियम की, उससे ज्यादा होती है स्ट्रोंशियम की, उससे भी ज्यादा होती है बेरियम की। और इसका रीजन ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है एज साइज इंक्रीजेस। ये तो रहा रिएक्टिविटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ एयर। एयर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। या अगर लगभग में लिखा जाएगा तो 80% और 20% भी लिख सकते हैं। एल्कली मेटल्स में लिथियम के अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में आकर उनकी चमक कम हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर या तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है या फिर हाइड्रोक्साइड की लेयर बन जाती है। क्योंकि एयर में मॉइस्चर भी होती है तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एल्कली मेटल्स, इसलिए ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते इन सॉलिड स्टेट, लेकिन अगर पाउडर्ड स्टेट में लिए जाएं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और वो रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड देते। अब हम नाइट्रोजन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। लिथियम, केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है, क्योंकि लिथियम के लिए जो फाई की वैल्यू होती है
वो ज्यादा होती है। फाई मीन्स पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है लिथियम की, तो इसलिए इसकी लैटिस बहुत मजबूत बनती है और वो नाइट्राइड आयन को होल्ड कर सकती है। जबकि जो रेस्ट एल्कली मेटल्स हैं, इनमें से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी फाई वैल्यू कम होती है, जिससे जो लैटिस एनर्जी होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि नाइट्राइड आयन को होल्ड कर सके। तो ये सभी नाइट्राइड नहीं बनाती, केवल लिथियम नाइट्राइड बनाती है। अगर हम ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट के साथ रिएक्शन कराएंगे या एयर के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड बनते हैं, तेजी के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्साइड बन जाते हैं। अगर एक्सिस में ऑक्सीजन है तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है और कुछ मात्रा में लिथियम पर ऑक्साइड भी बनता है। सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और कुछ मात्रा में सुपर ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। ये सभी सुपर ऑक्साइड हैं। ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन होता है, परऑक्साइड में परऑक्साइड आयन मीन टू से O2 2- होता है और सुपर ऑक्साइड में O2- होता है। अगर हम साइज देखें तो सबसे कम साइज होता है ऑक्साइड आयन का, उससे ज्यादा होता है परऑक्साइड का और सबसे ज्यादा साइज होता है सुपर ऑक्साइड का। अगर हम मैग्नेटिक नेचर देखें तो ऑक्साइड आयन डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है और उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये पेयर्ड हो जाएगा। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट हो जाता है और जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचा अनपेयर्ड है, जब वो O2- होगा तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों आयंस डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे। सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो केवल ऑक्साइड बनेगा और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम परऑक्साइड बनाते हैं। मैंने ये बता ही दिया है कि सबसे कम साइज होता है ऑक्साइड का, उससे ज्यादा होता है परऑक्साइड का और उससे भी ज्यादा होता है सुपर ऑक्साइड का। तो जो छोटे साइज के आयन हैं वो बड़े साइज के आयन के साथ रहना पसंद नहीं करते, और वैसे भी ये नियम ही है कि छोटे लोग बड़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते। ये बहुत छोटा है इसलिए केवल ऑक्साइड बनाता है और बहुत कम मात्रा में परऑक्साइड बनाता है। ये परऑक्साइड बनाता है क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है तो परऑक्साइड के साथ एडजस्ट हो जाता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड के साथ एडजस्ट नहीं होता और ये सभी साइज में काफी बड़े होते हैं इसलिए ये सुपर ऑक्साइड है। बेरिलियम और मैग्नीशियम साइज में छोटे हैं इसलिए केवल ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है इसलिए ये परऑक्साइड। छोटे लोग बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। अब हम एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो M2O मीन्स 2M प्लस O2-। इसका रिएक्शन है विद H2O। H2O को हम इस तरीके से भी लिख सकते, वैसे ये डिसोसिएट नहीं होता क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मान सकते हैं। तो ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन
रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन H प्लस आयन के साथ और रिएक्ट करके OH माइनस बनाएगा। इस तरीके से 2M प्लस और 2OH माइनस आयंस हो जाएगा। अगर हम परऑक्साइड की बात करें तो इसमें 2M प्लस और O2 2 माइनस बनेगा। जब ये H2O मीन टू से H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों H प्लस O2 माइनस माइनस के साथ रिएक्ट करके H2O2 बनाएंगे। 2OH माइनस और 2M प्लस ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो 2M प्लस 2OH माइनस और H2O2 बनते हैं। अगर हम सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे तो सुपर ऑक्साइड में M प्लस और O2 माइनस आयन है। ये H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा HO2। O2 माइनस reacts with H plus to form HO2 और ये अनस्टेबल होगा। ये डिसोसिएट हो जाएगा। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ देखें तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H2O2 और O2 में। जो बचा 2M प्लस और 2OH माइनस वो इस तरीके से होता है। तो एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देते हैं। परऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। और जब सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन और मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये तो रहा एल्कली मेटल्स की रिएक्शन। अब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे विथ वाटर। तो MO अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये M प्लस 2 प्लस और O2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। H प्लस OH माइनस होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो OH माइनस बन जाएगा। तो 2OH मीन टू से M2 प्लस और प्लस 2OH माइनस आयंस बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मीन टू से वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं। एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को बनाने के लिए एल्कली मेटल को लिक्विड NH3 में डिसॉल्व करके ऑक्सीजन की कैलकुलेटेड अमाउंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि आग भी लग सकती है और विस्फोट भी हो सकता है। सोडियम पर ऑक्साइड, उसे सोलोजॉन भी कहते हैं, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये डिकम्पोज होकर सोडियम ऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका यूज
एयर प्यूरिफायर की तरह किया जाता है इन सबमरीन स्पेस कैप्सूल्स एंड ब्रीथिंग मास्क में। अब इसका कारण क्या है कि जब स्पेस कैप्सूल्स में स्टडी के लिए साइंटिस्ट जाते हैं तो ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज किया जाता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन सप्लाई में यूज होती है। साथ ही साथ एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस लेते हैं साइंटिस्ट, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसको ये KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके यूज से दो फायदे हैं, एक तो ये ऑक्सीजन सप्लाई तो देता ही देता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ वाटर। तो मैंने बताया था कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। जब एल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है, वो भी पॉप साउंड के साथ। पट पट की आवाज करती हुई निकलती है, जैसे छोटे छोटे पटाखे चलते हैं, उस साउंड को कहा जाता है पॉप साउंड। लिथियम बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है, यानी कि स्लोली रिएक्ट करता है। सोडियम और पोटेशियम मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और रूबिडियम और सीजियम बहुत ज्यादा व ग्रॉसली रिएक्ट करते हैं। ये तो रहा रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विथ वाटर। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विथ वाटर। बेरिलियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा। स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकलेगी। लेकिन कोई भी मेटल हो, अगर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलती है। संसार की कोई भी मेटल ने अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी, यदि करेगी,
तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। एल्कली मेटल्स के साथ MH टाइप के हाइड्राइड बनते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ MH2 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स में लिथियम हाइड्राइड पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, मीन से पोलराइजिंग पावर 5 वैल्यू ज्यादा होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड पॉलीमेरिक होते हैं, इनका भी साइज काफी कम होता है, इसलिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और ये कोवेलेंट नेचर के होती हैं और पॉलीमेरिक चेन्स बनाते हैं। इसको मैंने यूनिट 9 मीटू से हाइड्रोजन में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। लिथियम हाइड्राइड का यूज मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता है क्योंकि इससे बनी हुई बैटरी बहुत हल्की होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, साथ ही साथ उसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। और कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है और 5 वैल्यू डिक्रीज होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर कम होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है और 5 वैल्यू कम होती है। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स NaCl टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। मेरे बेटे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। एल्कली मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और M+X- टाइप के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके M2+X- ट्वाइस टाइप के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इन कंपाउंड्स में एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स में लिथियम हैलाइड कोवेलेंट नेचर रखता है, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम हैलाइड और मैग्नीशियम हैलाइड कोवेलेंट कैरेक्टर रहते हैं और इसका कारण है हाई पोलराइजेशन पावर और इसका भी कारण है हाई पोलराइजेशन पावर। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर देखें तो फ्लोरीन से आयोडीन तक कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इन आयंस का साइज इंक्रीज होता है। एल्कली मेटल हैलाइड में NaCl टाइप स्ट्रक्चर होती है, केवल सीजियम हैलाइड में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है, जबकि अदर ऑल एल्कली मेटल हैलाइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl की तरह 6:6 होता है, या इसी को 1:1 कहते हैं। दोनों ही केसेस में 1:1 कहा जाएगा। NaCl और CaCl दोनों का क्रिस्टल लैटिस डिफरेंट होता है। लिथियम में लैटिस एनर्जी फेवरेबल होने के कारण इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, जबकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 होती है। लिथियम हैलाइड हाइड्रेटेड होते हैं और अदर अल्कली मेटल्स हैलाइड अनहाइड्रस होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स में BeCl2 को डायरेक्ट क्लोरीन की रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम क्लोरीन और कार्बन के मिक्सचर मीन टू से कोक के मिक्सचर को रिएक्ट कराते हैं विथ बेरिलियम ऑक्साइड, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्टिव क्लोरीनेशन करते हैं टू ऑब्टेन बेरिलियम क्लोराइड।
BeO प्लस C प्लस Cl2 चेंजेस इनटू BeCl2 प्लस CO। और बेरिलियम फ्लोराइड को भी डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए हम अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट को गर्म करते हैं और उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिससे बेरिलियम फ्लोराइड मिलता है। बेरिलियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रखता है, और अगर इसे हीट किया जाए तो ये डायमर फॉर्म में आ जाता है अब 1200 केल्विन टेम्परेचर। और भी अगर इसे हीट किया जाए तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड को डिटेल में देखेंगे कि कब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो किस तरीके से होगा, डाइमर फॉर्म में होगा तो किस तरीके से होगा, और मोनोमर फॉर्म में होगा तो किस तरीके से। नोट करने के लिए पहला पॉइंट है प्रिपरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं हेलो एसिड के साथ, और इस रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। अगर हम ट्रेंड देखें टॉप टू बॉटम तो केवल फ्लोराइड के लिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एल मीन टू से अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, और उसका कारण है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एफ माइनस का साइज काफी छोटा होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल कैटायन का साइज बढ़ता है। तो बड़े साइज का मेटल कैटायन और छोटे साइज का फ्लोराइड आयन कंपेटाइबल नहीं होते, यानी कि वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अटैच नहीं होते, और इस बॉन्डिंग के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिससे अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्डिंग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिससे अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी कम होता जाता है। और जो रेस्ट हैलाइड्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, इसलिए अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी मीन टू से नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे हैलाइड आयन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो उनके बीच की बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ना आसान रहेगा, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगातार कम होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है LIF लीस्ट सॉल्युबल होता है, और उसका कारण है इसकी हाई लैटिस एनर्जी। F भी छोटे साइज का है, Li भी छोटे साइज का है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन आयंस होगा वो कम होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, मीन टू से लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होगी। BeCl2 नेक्स्ट पॉइंट है BeCl2। BeCl2 रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसमें चेन्स होती है, मीन टू से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रखता है। वैसे तो बेरिलियम क्लोराइड लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन पॉलीमेरिक फॉर्म में हाइड्रोजन एटम्स पर लोन पेयर होते हैं, उनको ये दे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहां पर ये इसको दे देगा। जब भी कोई हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उस पर 3 लोन पेयर्स होते हैं, उनमें से एक ये इसे दे देगा, और ये वाला इसको दे देगा, ये इसे दे देगा, और ये वाला इसको दे देगा।
इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। और अगर हम इस बेरिलियम एटम को देखें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है। ये ब्रिज एटम होगा, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जो पॉलीमेरिक फॉर्म में बेरियम क्लोराइड होगा वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। ये तो रूम टेम्परेचर पर हुआ, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर इसको हीट किया जाता है और लगभग 1200 केल्विन पर, तो ये डाइमर फॉर्म में आ जाता है। और डाइमर फॉर्म में भी वही स्ट्रक्चर रहेगा। ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा और ये एटम इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। लेकिन यहां पर अब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो 3 है। एक बॉन्ड कम करने के लिए हमने इसे एनर्जी सप्लाई की तो बॉन्ड टूट गया और यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये प्लेनर होता है। और अधिक गर्म किया जाए तो ये लीनियर फॉर्म में आ जाता है, मोनोमर फॉर्म में आ जाता है। और ये है डाइमर। मोनोमर फॉर्म में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर। ये तो रहा रिएक्शन विथ हैलोजेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे अब हम देखेंगे रिड्यूसिंग टेंडेंसी। किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। और जो सब्सटेंस ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने पीरियड में साइज में सबसे बड़ी होती हैं, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। मीन टू से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब साइज बड़ा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। ऑल एल्कली मेटल्स आर good reducing agent.
ionization enthalpy and all alkaline earth metals are also good reducing agents due to low ionization enthalpy। लेकिन एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज छोटा होता है, इसलिए इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी एल्कली मेटल्स की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम रिड्यूसिंग टेंडेंसी का ऑर्डर देखें या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखें, रिड्यूसिंग पावर तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ईज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा होगा। Li से ज्यादा होता है सोडियम की रिड्यूसिंग पावर, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये रहता है, लेकिन जब लिक्विड स्टेट होती है या सॉल्यूशन कहें, इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में Li की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाती है। Na से ज्यादा K से ज्यादा Rb से ज्यादा Cs और Li की सबसे ज्यादा, ये जंप करके यहां से यहां आ गया। और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा होती है कि इसकी लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन होगा और गैसियस स्टेट में होता भी है। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल आकर के इससे अटैच होते हैं तो टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है और उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू हाई फाई, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ टेम्परेरी बॉन्डिंग करता है, और जब बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में मदद करती है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। तो ये बात नोट करने वाली है। Although Li has high ionization enthalpy, but its hydration enthalpy is too large to release electron। अब हम अगर इसमें देखें तो इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में
जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है रिड्यूसिंग टेंडेंसी का ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग पावर, वो बेरिलियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी कैल्शियम की, कैल्शियम से ज़्यादा होगी स्ट्रोंशियम की, और स्ट्रोंशियम से ज़्यादा होगी बेरियम। तो ये इसका ऑर्डर रहा, रिड्यूसिंग ऑर्डर। ये तो रहा रिड्यूसिंग टेंडेंसी के बारे में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गैसियस स्टेट में सीजियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और सॉल्यूशन स्टेट में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ LiH strongest reducing agent in solution state, but CSH strongest reducing agent in gaseous or non-aqueous state, gaseous state। तो ये तो रहा रिड्यूसिंग टेंडेंसी के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब है नॉट इन वाटर बट लिक्विफाइड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब ये नहीं होगा कि वाटर में अमोनिया मिली हुई है, बल्कि लिक्विफाइड अमोनिया। एल्कली मेटल्स को जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो मेटल के डिसोसिएशन से मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन मिलता है। NH3 एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है और नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आ जाएंगे और नाइट्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं। और मेटल कैटायन को NH3 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन वाले एंड से घेरते हैं और जब कहीं कोई भी सॉल्वेंट किसी चार्ज पार्टिकल को घेरता है तो इसे कहा जाता है सॉल्वेशन। अगर वाटर है तो इसे हाइड्रेशन कहा जाता है और अमोनिया है तो इसे अमोनिएशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमें अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिले।
अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो सभी डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, ब्लू ब्लैक टाइप के, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, इनमें कंडक्टिविटी होती है या ये सॉल्यूशंस कंडक्टिविटी शो करते हैं। डीप ब्लू कलर और पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि कंडक्टिविटी अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होती है। अगर इन सॉल्यूशंस को लंबे समय तक रखा रहने दिया जाए तो मेटल अमाइड बनते हैं। ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम metal amides are formed. MnH3 changes into MnH2 plus half H2. अगर इनके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिए जाएं तो वो ब्रॉन्ज कलर्ड होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं, और उसका रीजन ये है कि जब मेटल एक्सिस में होगी तो एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, पेयर्ड होने लगते हैं। उससे डायमैग्नेटिज्म बढ़ता है और पैरामैग्नेटिज्म कम होता है। अगर इन सॉल्यूशंस से NH3 को इवेपोरेट किया जाए या गर्म किया जाए तो या तो इवेपोरेशन कर दें या गर्म कर दें, कुछ भी कहें, तो उससे मेटल मिल जाती है। ऑन इवेपोरेशन मेटल इज ऑब्टेन्ड। अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ये जितना डिस्कशन किया हमने वो किया एल्कली मेटल्स के लिए। इस साइड हम देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में रेस्ट प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहती हैं, केवल डिफरेंस ये आता है
ऑन इवेपोरेशन हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रेस्ट प्रॉपर्टी सेम ही रहती हैं। तो ये तो रहा सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। एक इंपॉर्टेंट बात ये और है इन सॉल्यूशंस के बारे में कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये सॉल्यूशंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये तो रहा सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम ही कार्बाइड बनाता है। कार्बाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर Li, ट्रिपल बॉन्ड C, Li। आयनिक को इस तरीके से भी लिख सकते हैं -2 Li+1। जो अदर एल्कली मेटल्स हैं वो ग्रेफाइट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर जाकर सेटल हो जाते हैं, इंटरकैलेशन कंपाउंड बनते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिफरेंट टाइप के कार्बाइड बनाते हैं, जैसे बेरिलियम है तो वो Be2C टाइप बनाएगा और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन मिलता है। मैग्नीशियम Mg2C3 और Mgc2 टाइप का कार्बाइड देता है और इनका अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो Mg2C3 टाइप के कार्बाइड से मिलता है प्रोपाइन और Mgc2 टाइप से मिलता है इथाइन या एसिटिलीन। इसको प्रोपाइलिन भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड देता है, इससे एसिटिलीन बनती है। बेरियम कार्बाइड बनाता है और इससे भी एसिटिलीन मिलती है। ये तो रहा रिएक्शन विद कार्बन के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।